Hello guys, welcome back on my YouTube channel Competition Breaker. So in this video we are going to cover the unit 2 of corporate governance. Basically it's a one shot video which is about for 1 hour video. तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस इस यूनिट में हम कवर करेंगे बोर्ड स्ट्रक्चर और डायरेक्टर। जैसे कि डायरेक्टर्स के बारे में तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बता दिया था। उसके बाद बोर्ड कमेटीज और उसके फंक्शन, इंसाइडर ट्रेनिंग, विशल ब्लोइंग, शेयर होल्डर एक्टिविज्म, रोल क्या रहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, क्लास एक्शन सूट्स क्या होते हैं, सीएसआर क्या होता है ना, सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। तो शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चर, बोर्ड स्ट्रक्चर एंड द डायरेक्टर। बेसिकली ये गवर्निंग बॉडी रहती है जो कि इलेक्ट करी जाती है शेयर होल्डर के द्वारा, जो गाइड करती है कंपनीज के स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेशन में और ओवरसी करती है मैनेजमेंट को। मतलब मैनेजमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं उसे देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि कंपनी कंप्लाइंस के साथ चले, मतलब लॉ के साथ कंप्लाइंस करते हुए चले। इसमें बहुत अलग अलग तरह के डायरेक्टर रहते हैं, लाइक इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर विद डिस्टिंक्ट रोल टू बैलेंस द एक्सपर्टाइज, इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इसके की रोल्स क्या होते हैं? ये सेट करता है विजन, मिशन और स्ट्रेटेजिक गोल्स को। अपॉइंट अपॉइंट करता है और एवेल्यूएट करता है सीनियर मैनेजमेंट को, लाइक सीईओ, सीएफओ। ठीक है, अप्रूव करता है मेजर डिसीजन को, लाइक मर्जर, एक्विजिशन और न्यू प्रोडक्ट लाइंस को। इंश्योर करता है कंप्लाइंस हो लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ में। प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। ठीक है, इसके बाद आता है कितने तरह के रहते हैं, मतलब टाइप ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसमें रहता है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बेसिकली दीज आर द फुल टाइम डायरेक्टर्स, फुल टाइम एम्प्लॉय इन द कंपनी, लाइक सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये क्या रहते हैं, ये दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। दे प्रोवाइड द एक्सटर्नल सपोर्ट और द provide external perspective on any required topic। उसके बाद में हमारा आता है सबसे तीसरे नंबर पे आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं, ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं जिनका कोई भी फाइनेंशियल और पर्सनल टाइप नहीं रहता कंपनीज के साथ में। बेसिकली इनका मतलब ये किसी भी तरह से कंपनी से लिंक नहीं होते, इनके पास कोई इक्विटी नहीं होती है, जो कि इंश्योर करता है अनबाइसनेस, मीन्स कंपनी में बाइसनेस ना होता है कंपनीज के डिसीजन में। एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स को, लाइक बैंक को, गवर्नमेंट को, जो कि ठीक है, अपॉइंटेड होते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो, जो उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट हो सके, ऐसा ना हो उनके साथ में अनबाइसनेस हो जाए और उनके कंसर्न को ध्यान में ना दिया जाए। वुमेन डायरेक्टर, बेसिकली हमारी लॉ में, कंपनी लॉ में ये मैंडेटरी है कि हमारे बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, मैंडेट टू प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी और ऑन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा सेबी एल ओ डी आर एक्ट। ठीक है, बेसिकली एल ओ डी आर एक्ट जो है हमारा सेबी का, ये कंसोलिडेट करता है और स्ट्रेंथन करता है गवर्नेंस को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और उसकी नॉर्म्स को लिस्टेड कंपनी के लिए। ये पहले रिप्लेस करा गया था क्लॉज 49 के साथ में। ठीक है, ये वैसे ये ज़रूरी नहीं है, आपको ये याद रखें रेगुलेशन और ये। ठीक है, स्पेशली ये एड्रेस करता है बस बोर्ड स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। एम करता है कि ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस कर पाए, अकाउंटेबिलिटी को और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। ठीक है, these provisions were shaped by the global standards, OECD principles and the lesson from the Satyam scandals। अब इसकी प्रोविज़न क्या है? बेसिकली ये मेन है हमारे लिए, एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का साइज़ क्या रहेगा और कैसे बैलेंस रहेगा। ठीक है, जो बोर्ड होगा, द बोर्ड मस्ट हैव एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू बैलेंस ऑपरेशनल एक्सपर्टीज एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। इसमें बोर्ड का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहेंगे, तो उनके पास में ऑपरेशनल एक्सपर्टीज भी रहेगी और ताकि वो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट भी कर पाएँ, मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन भी फॉर्मुलेट कर पाएँ। मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कोई चेयरपर्सन है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट वन थर्ड जो होगा बोर्ड का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। वन थर्ड बेसिकली अगर तीन हमारे डायरेक्टर हैं तो वन थर्ड हमारा वन हो जाएगा। इफ द चेयरपर्सन इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रमोटर, तो
एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद में हम आते हैं वुमेन डायरेक्टर पे। एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था भैया कि एक वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है लॉ के द्वारा लिस्टेड कंपनी के लिए। फॉर द टॉप टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, और वन वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। अगर कोई टॉप 1000 कंपनीज में कोई कंपनी लिस्ट है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। थर्ड पे आता है हमारा ये, इसमें मैक्सिमम डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है, ठीक है। तो एक डायरेक्टर कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 लिस्टेड कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, सर्व कर सकता है। और इफ सर्विंग एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स और द होल टाइम डायरेक्टर इन लिस्टेड कंपनी, द लिमिट इज 3 फॉर द लिस्टेड कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे है या होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो केवल मैक्सिमम 3 कंपनी के को सर्व कर सकता है। उसके बाद में इनकी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एक मेन टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहता है, ठीक है, जिसका कोई भी मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं रहता कंपनी के साथ में, या उसके प्रमोटर्स के साथ में, या उसकी सब्सिडरीज कंपनीज के साथ में भी। मींस एक्सपेक्ट उसे, मतलब फीस के और डिविडेंड और के सिवा कुछ नहीं, एक्सपेक्ट सिटिंग फीस और डिविडेंड एज शेयर होल्डर्स, ठीक है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट, वो किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और वो ही हैज़ नॉट बीन एन एम्प्लॉय और द पार्टनर ऑफ द कंपनी इट्स ऑडिटर इन लास्ट 3 ईयर। उसके ऑडिटर से भी वो 3 साल तक उसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए लास्ट 3 ईयर तक, ठीक है। डज नॉट होल्ड 2% और मोर इक्विटी फॉर द वोटिंग शेयर्स। हमें मतलब अगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अगर उसके पास में 2% से ज़्यादा अगर इक्विटी या वोटिंग शेयर्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है कंपनी में, अगर जिस कंपनी के उसके पास में 2% शेयर से ज़्यादा हैं, वोटिंग शेयर्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये पजेस करता है इंटीग्रिटी को, एक्सपर्टीज़ को, क्योंकि ये किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ होता है। ये फाइनेंस में भी हो सकता है या अगर डेली ऑपरेशंस में। उसके बाद में आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को है ना सबमिट करना होता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म एट द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसे ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब हर साल के पहली मीटिंग में, हर साल के पहली बोर्ड मीटिंग में उसे अपना इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि ये मीट कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को। इसका टेन्योर कितना रहता है, ये मैक्सिमम 2 ईयर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स तक सब कर सकता है, जो कि रहता है 5 साल, मीन्स 10 साल हमारा टोटल हो जाएगा। विद ए कूलिंग पीरियड ऑफ थ्री ईयर, है ना, 3 साल का इसका कूलिंग पीरियड रहता है बिफोर री अपॉइंटमेंट। मीन्स अगर आपने कोई 5 साल के लिए होता है, ठीक है, 5 साल के लिए हो गया, उसके बाद में फिर 5 साल के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद में अगर ये होना चाहता है तो उसके लिए उसे 3 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब 3 साल तक वो नहीं बन सकता, उसके बाद में वो बन सकता है। इसका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ओवरसी करता है मैनेजमेंट के डिसीजन को और प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, है ना। चेयर और सर्व ऑन द की कमेटीज। की कमेटी जो रहती हैं जैसे ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी, जो मेन कमेटी रहती है, मैंडेटरी कमेटी रहती है, उनमें ये किसी न किसी पोस्ट को वो कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट वहाँ पे। अटेंड बोर्ड मीटिंग एंड कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेटेजी डिसीजंस डिस्कशन। जो भी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन रहेंगे, जो भी स्ट्रेटजीज रहेंगी, उनमें इनका पार्टिसिपेशन रहता है। और बोर्ड मीटिंग्स में ये इंश्योर करते हैं फेयर ट्रीटमेंट विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मीन्स किसी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर की वजह से किसी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को फ़र्क ना पड़े किसी पे, ठीक है। अब इसका कोरम क्या है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग और उसका कोरम क्या है। जो बोर्ड मीटिंग है वो 1 साल में 4 बार होनी चाहिए, ठीक है। उसका गैप रहता है मैक्सिमम 120 डेज बिटवीन मीटिंग्स, मीन्स 4 मंथ्स, 4 मंथ का गैप रहेगा उसके हर मीटिंग के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं। जो कोरम है बोर्ड की, इसमें मीटिंग्स में रहेगा कि 1/3 ऑफ द बोर्ड और टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज़ हायर। या तो जितने बोर्ड के मेंबर्स हैं उसका 1/3 हो, या हाँ उसका 1/3 हो, या 2 डायरेक्टर रहेंगे। इनमें से जो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, अगर वो प्रेजेंट रहेंगे, तो वो मीटिंग को वैलिड मीटिंग बोला जाएगा।
एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द मीटिंग रिक्वायरिंग देयर इनपुट। अगर किसी का जैसे ऑडिट कमेटी का है मैटर है कोई, तो हमें है ना उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मस्ट है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो, तभी वो एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं की बोर्ड कमेटीज़। की बोर्ड कमेटीज़ मीन्स मैंडेटरी कमेटीज जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है। SBI LODR एक्ट mandate the committees to enhance governance and with specific composition requirement। ठीक है। बेसिकली LODR स्टैंड फॉर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पहली आती है हमारी कमेटी, ऑडिट कमेटी। आप ये रेगुलेशन वगैरह याद मत करिएगा। ठीक है। तो इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। तो ऑडिट कमेटी में क्या रहता है, मिनिमम उसमें 3 डायरेक्टर रहते हैं, जिसमें से कि 2/3 जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। 2/3 का मतलब हो जाएगा अगर आपके पास 2 हैं, ठीक है, 2 आपके यहाँ पे जैसे 3 डायरेक्टर है, मिनिमम है ये 3, तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइड बाई 3 मीन्स 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट हैं कि इसमें प्रेजेंट रहेंगे ऑडिट कमेटी में। जो चेयरपर्सन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए इस कमेटी का। एटलीस्ट वन मेंबर मस्ट हैव फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। इसमें से इन सभी डायरेक्टर में से कोई भी एक डायरेक्टर उसको फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है इसमें। ठीक है। इसका रोल क्या रहता है, ये ओवरसी करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, ऑडिट्स को और इंटरनल कंट्रोल्स को। सेकंड आ जाता है इसमें नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी। ये भी कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी कमेटी है, क्योंकि ये पूरा सेट करती है किसका कितना पे स्केल होने वाला है। मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 3 कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, और उसमें से आधे जो हों वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। जो चेयरपर्सन होगा वो ज़्यादातर कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही रहेगा। इसका रोल क्या रहता है, ये रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट्स के डायरेक्टर को, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट्स को और सीनियर मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट्स को, और सेट करता है उनके लिए कंपेंसेशन पॉलिसीज। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ठीक है, ये चेयर करी जाती है नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर के द्वारा विद अदर डायरेक्टर एज नीडेड, अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मिनिमम 4 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसका रोल रहता है एड्रेस करना इन्वेस्टर्स का और शेयर होल्डर के ग्रीवियंसेस को, लाइक किसी का डिविडेंड इशू है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को। उसके बाद आती है हमारी रिस्क कमेटी। इसमें ये मैंडेटरी रहती है हमारी रिस्क कमेटी। कहाँ पे मैंडेटरी रहती है, ये मैंडेटरी है हमारे टॉप 1000 कंपनीज़ के लिए। ठीक है, जो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये इंक्लूड करती है बोर्ड मेंबर्स को और सीनियर मैनेजमेंट को, जिनके पास विद मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर के साथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये इसका रोल क्या रहता है, ये आइडेंटिफाई करता है और मिटिगेट कर देता है फाइनेंशियल रिस्क को, ऑपरेशनल रिस्क को और रेपुटेशनल रिस्क को। बेसिकली किसी भी तरह का रिस्क रहेगा तो उसे कम करने का काम इसका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रहता है। उसके बाद आया था रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या रहती है इसके डायरेक्टर्स की। ठीक है, कुछ तो है जनरल ड्यूटीज़ के, उन्हें बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम करना है कंपनी के, ड्यू डिलीजेंस के साथ में डिसीजन मेकिंग करनी है ना, अवॉइड करना उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और इंश्योर करना कंप्लायंस विद सेबी एंड अदर लॉज लाइक कंपनीज लॉ। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है इसमें, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट को और अनफेयर प्रैक्टिसेस को। ठीक है, स्क्रूटनाइज करता है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल रिपोर्ट को, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसे ओवरसाइट करता है ये। ठीक है, ओवरसी करता है मतलब देखता है उसे। उसके बाद में प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव जजमेंट ऑन द बोर्ड, कोई भी ऑब्जेक्टिव जजमेंट प्रोवाइड करता है बोर्ड के डिसीजंस पे, अगर इन्हें कुछ भी उसमें लगता है कुछ ऐड ऑन करना चाहिए या कुछ कम करवाना चाहिए इसमें से। एटलीस्ट वन सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनुअली टू डिस्कस गवर्नेंस विदाउट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए 1 साल के अंदर, जिसमें वो केवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होंगे, जो कि डिस्कस करेंगे गवर्नेंस को। ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एवल्यूएशन। इसमें क्या रहेगा, जो बोर्ड रहेगा कंडक्ट करता है एक एनुअल एवल्यूएशन परफॉर्मेंस के लिए इंडिविजुअल डायरेक्टर्स की या कमेटीज़ की। बेसिकली ये परफॉर्मेंस को जज करता है। ठीक है, द नॉमिनेशन एंड द रेम्यूनरेशन कमेटी ओवरसीज द प्रोसेस असेसिंग द इफेक्टिवनेस एंड द कंट्रीब्यूशन। नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कंपनी जो रहती है वो इस कंपनी के ऊपर नज़र रखती है कि ये कितनी इफेक्टिवनेस से काम कर रहे हैं और कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं डायरेक्टर्स रिमेन कम्पिटेंट एंड अलाइन विद द कंपनी गोल, कि डायरेक्टर कहीं भटक नहीं रहा है और हमारी कंपनी गोल के साथ ही अलाइन है। उसके बाद में आता है
डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड फैमिलियराइजेशन, डायरेक्टर की ट्रेनिंग और उनको फैमिलियराइज कराना कंपनी के साथ में। लिस्टेड कंपनीज में क्या रहता है, ये प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फैमिलियराइज डायरेक्टर, स्पेशली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इतनी जानकारी नहीं होती है शुरुआत में कंपनी के बारे में। तो उसके कंपनी के ऑपरेशन, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, गवर्नेंस के क्या नॉर्म है, और उनके रोल क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उससे फैमिलियराइज करा देते हैं। उसके बाद में इसमें इनके प्रोग्राम्स इंक्लूड रखने लाइक वर्कशॉप या साइट को विजिट कराना है और ब्रीफिंग देना। ठीक है। उसके बाद में आता है सक्सेशन प्लानिंग। मीन्स अगर कोई जैसे सीईओ है तो उसके बाद में कौन सीईओ बनेगा, इस ये होता है सक्सेशन प्लानिंग। इसमें द बोर्ड मस्ट इंस्टॉल द सक्सेशन प्लान फॉर द की पोजीशन लाइक सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट टू मेंटेन लीडरशिप कंटिन्यू। ठीक है। इसमें होता है जो नॉमिनेशन और रेम्युनेशन कमेटी होती है वो असिस्ट करती है इसमें आइडेंटिफाई एंड ग्रूमिंग द सक्सेसर। मीन्स आगे आने वाले बंदे को जो कि आगे जाके सीईओ या सीएफओ बनेगा, सीनियर मैनेजमेंट में जाएगा, उसको नॉमिनेट करती है। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है, मतलब ये एक तरह से इनका आप लीगल बुक मान लीजिए कंपनी की, जिसके अकॉर्डिंग ही उन्हें वर्क करना होता है। द बोर्ड मस्ट एस्टेब्लिश ए कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट आउटलाइनिंग एथिकल स्टैंडर्ड एंड कंप्लाइंस। मीन जो भी कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, एथिकल स्टैंडर्ड और उनके साथ में उसे कंप्लाइंस करना पड़ेगा। किसको कंप्लाइन करना पड़ेगा उसके साथ में, डायरेक्टर्स को और सीनियर मैनेजमेंट को, हर किसी को उसी के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। डायरेक्टर मस्ट अडियर टू द कोड एंड डिस्क्लोज एनी वॉलेशन। अगर कोई उसकी वॉलेशन हो रही है तो उन्हें वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है। ये प्रमोट करता है इंटीग्रिटी को और प्रिवेंट करता है अनएथिकल बिहेवियर को। नाउ मूविंग ऑन टू द बोर्ड कमेटी, दिस इज द मेन कमेटी। ठीक है। बोर्ड कमेटी आर द स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ द डायरेक्टर tasked with the specific governance function, allowing the board to focus on strategic while committees handle detailed work। इसमें क्या रहता है, जो बोर्ड कमेटी रहती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ डायरेक्टर जो रहता है उसको एक टास्क दिया जाता है विद स्पेसिफिक गवर्नेंस फंक्शन, कोई भी स्पेसिफिक गवर्नेंस का फंक्शन रहेगा उसके साथ में, ताकि वो बोर्ड उस पर फोकस कर पाए और जो उसकी स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट है ना, वाइल कमिटीज हैंडल द वर्क, कमेटी जो भी हैंडल करनी है डिटेल वर्क को उसके देख पाए, मीन्स उसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए। दे इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग बाय लिवरेजिंग एक्सपर्टाइज, मतलब जो भी एक्सपर्टाइज हैं उनकी डायरेक्टर की, उनके हिसाब से वो अपना काम करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। इंश्योर करेंगे कंप्लाइंस को लॉ के साथ में, और एनहांसिंग होगी अकाउंटेबिलिटी की, मीन्स अकाउंटेबल भी वो ठहराए जाएंगे उनके वर्क के लिए और उनके एक्शन के लिए। पर्पज़ क्या है इस कमेटी का, ये एड्रेस करती है स्पेशलाइज एरिया लाइक ऑडिट्स, रेम्यूनरेशन विथ फोकस एक्सपर्टाइज। लाइक अगर इसमें रहता ऑडिट का है जैसे इसमें, तो है ना फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए तभी वो ऑडिट कर सकता है। ठीक है। दूसरा हो गया कि इंश्योर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, मीन्स वो देखता रहेगा कि यानी स्पेशली थ्रू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रहेगा वो पूरे प्रोसेस को देखेगा, कम्युनिटीज सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी में सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये एनहांस करेगा ट्रांसपेरेंसी को, स्टेक होल्डर ट्रस्ट को, कंप्लाई करेगा रेगुलेशन के साथ में लाइक सेबी एलओडीआर एक्ट के साथ। अब इसका की फीचर क्या है, ठीक है, ये बनती कैसे है, ये बनती है डायरेक्टर्स के स्मॉल ग्रुप से, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट भी होगा और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहेंगे विद रिलेवेंट स्किल्स, क्योंकि अगर इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्टीज चाहिए तो उसमें फाइनेंस वाला बंदा चाहिए। ऑपरेट करेगा अंडर द चार्टर और द टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइनिंग देयर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी। चार्टर बेसिकली एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके अंदर टर्म्स होंगी उसकी, तो उसके अंदर ही ये रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ही ये ऑपरेट करेंगे। रिपोर्ट करेंगे फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन को टू द फुल बोर्ड फॉर अप्रूवल। पूरे बोर्ड के सामने अपनी रिपोर्ट्स को और फाइंडिंग्स को ये सामने रखेंगे ताकि उनसे अप्रूवल मिल सके। रेगुलरली मीटिंग होंगी इनकी, ठीक है, और जो मिनट्स होंगी वो रिकॉर्ड करी जाएंगी ट्रांसपेरेंसी पर्पज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोर्ड कमेटी। ठीक है। बोर्ड कमेटीज़ के टाइप क्या है, पहला आ जाता है इसमें ऑडिट कमेटी। ठीक है। इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, जिसमें से 2/3 जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, और जो चेयर करेगा उसको कमेटी को वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा, मतलब मेजर डिसीजन मेकर। ठीक है। इसमें जो कम से कम एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसकी फाइनेंस में या अकाउंटिंग में एक्सपर्टाइज हो। ऑल मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, जो और सभी मेंबर्स होंगे वो भी फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन वही है कि ओवरसी करेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोर्ड के अप्रूवल के लिए रिव्यू करेगा, पहले चेक करेगा उसके कंप्लाइंस हो रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में या नहीं। उसके बाद रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट को, रिम्यूनरेशन को और रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर्स को ये हटाना चाहते हैं
तो उनके लिए भी रिकमेंड करेगा, इंश्योर करेगा इंडिपेंडेंस को, मॉनिटर करेगा इंटरनल ऑडिट को कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो हमारा वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल को, ताकि फ्रॉड ना हो पाए, कोई एरर ना हो। रिव्यू करता रहेगा थर्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है, लाइक डील्स विद द प्रोमोटर रिलेटिव, प्रोमोटर के रिलेटिव के साथ में कोई डील होगी तो उसको एक्सेस करेगा, फाइनेंशियल रिस्क लाइक लोन डिफॉल्ट और मिटिगेशन मेजर्स को इंश्योर करेगा कि वो कंपनी में अप्लाई हो पाए। मिटिगेशन मेजर्स बेसिकली हो जाएगा कि रिस्क कम करना, ठीक है। इंश्योर करेगा सेबी के साथ में, कंपनी एक्ट के साथ में। इन्वेस्टिगेट करेगा विशल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को, फाइनेंशियल रेगुलरिटीज़ की साथ में। अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है उसमें कंपनी में हो रही है तो उसको भी यही इन्वेस्टिगेट करेगा क्या ये सही में हो रहा है या नहीं। उसके बाद में आ जाती है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, बेसिकली ये वाली कवर हो चुकी है ऊपर ही, ठीक है, तो सेम सेम है ये। उसके बाद में आ जाती है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। इसमें हम देखेंगे कि ये चेयर करी जाती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा, ज़्यादातर वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। इंक्लूड होंगे अदर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, जो कि डिसाइड होगा एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड डिसाइड करेगा। सेबी की रिकमेंडेशन की बेसिस में 3 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या है, ये रिजॉल्व करे, एड्रेस करेगा और रिजॉल्व करेगा शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के कोई भी ग्रीवियंस को, नॉन पेमेंट से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, ट्रांसफर इशूज से रिलेटेड, या एनी डिलेड इन द एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड। मॉनिटर करेगा परफॉर्मेंस को रजिस्ट्रार की और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की, ताकि एफिशिएंट तरीके से हमारे शेयर होल्डर को सर्विस प्रोवाइड होती रहे। ट्रांसपेरेंसी, टाइमली कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को ये एनहेंस करता है। उसके बाद में आ जाता है इंश्योर करता है कंप्लायंस सेबी के साथ में। बेसिकली ये कमिटीज़ में ज़्यादातर पॉइंट आप अगर एक दूसरे के डाल के आएंगे तो आपको एग्जाम में नंबर सही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। खाली ये जो नंबर्स हैं उनके के इतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इतने डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, वो सही डाल के आना, ठीक है। इसके बाद में ओवरसीज द पॉलिसी फॉर हैंडलिंग द कंप्लेंट, ओवरसी करेगा पॉलिसीज को, कंप्लेंट सही से हैंडल हो रही है या नहीं हो रही है अदर स्टेक होल्डर्स की, लाइक डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि मैंने अभी आपको करा दिया रिस्क मैनेजमेंट कंपनी, आई थिंक ये रिपीट हो गया, ठीक है। अब आ जाता है, ये मेन कमेटी रहती है सीएसआर कमेटी, और ये मैंडेटरी वो कमेटी रहती है। कुछ इसके रूल्स हैं कि किन कंपनी को ये मैंडेटरी है कि बनानी ही बनानी है। ये इसका सेक्शन याद कर लेना, इजी है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। इसमें क्या रहेगा, मैंडेटरी रहता है उन कंपनियों के लिए जिनकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ है। तो इनमें से तीनों में से जो भी कंडीशन मीट हो जाएगी तो ये उन कंपनीज को मैंडेटरी है कि वो सीएसआर कमेटी अपने कंपनी में फॉर्म करें। मिनिमम इसमें 3 डायरेक्टर होते हैं और साथ साथ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयर करी जाती है ये कोई किसी भी एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। ये फॉर्मुलेट होती है और रिकमेंड करती है सीएसआर पॉलिसी आउटलाइंस एक्टिविटीज़ को, लाइक एजुकेशन के लिए कोई भी सीएसआर फंड, सीएसआर फॉर स्पेशली सीएसआर स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एजुकेशन को प्रमोट करते हैं बच्चों की, जैसे गरीब बच्चे रहते हैं उनको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, लाइक टाटा का एक सेंटर है कैंसर के लिए, ठीक है, तो वो भी एक सीएसआर कमेटी के थ्रू ही बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, सीएसआर में एटलीस्ट 2% जो रहेगा कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट 3 साल का, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, वो उन्हें है ना सीएसआर कमेटी में अपना देना पड़ता है, मतलब कमिटी के लिए वो 2% फंड देंगे अपना, ठीक है। मॉनिटर करता है ये सीएसआर प्रोजेक्ट को और उनके इम्प्लीमेंटेशन को, और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कम्युनिटी पे या नहीं उसको इंश्योर करेगा सभी कंप्लाइंस को कंपनीज एक्ट और सेबी के साथ में, और डिस्क्लोज भी करेगा, ठीक है, और कोई भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगी तो रिपोर्ट करेगा सीएसआर एक्टिविटीज़ को एट एनुअल रिपोर्ट पे, और उसकी कंपनी की वेबसाइट पे ये आपको उसकी सीएसआर की एक्टिविटीज़ के रिपोर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या रहता है, ठीक है। ये ज़्यादातर टिपिकली इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या रहता है, ये डेवलप करती है गवर्नेंस पॉलिसीज़ को, मॉनिटर करता है कंप्लाइंस को सेबी के साथ में और ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में। स्ट्रेटेजिक कमेटी, ये मिक्स होती है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ में, विद
इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज मीन्स ऑडिट्स, या किसी भी बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री है तो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी की एक्सपर्टाइज होगी तो उससे रिलेटेड, तो वो इसमें पार्ट रहते हैं इसके। इसका फंक्शन रहता है रिव्यू करना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को, मार्केट एक्सपेंशन को, और एडवाइस करना बोर्ड को। एथिक कमेटी जो कि ज़्यादातर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा ही लीड करी जाती है, क्योंकि ये ओवरसी करती है कोड ऑफ कंडक्ट को, इन्वेस्टिगेट करती है एथिकल वायलेशन अगर कोई हो रही होती है उसे, और प्रमोट करता है इंटीग्रिटी। नाउ मूविंग ऑन टू इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ये अब आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल है ये इनसाइडर ट्रेडिंग वाला, क्यों सबको इसके बारे में ऐसा ज़्यादातर पता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या रहती है, मीन्स कोई भी बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स बाय इंडिविजुअल हु हैव एक्सेस ऑफ नॉन पब्लिक और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर इन्वेस्टर। मीन्स अगर मैं कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और मेरे पास में कुछ ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लाइक कि कंपनी अपना डाइवर्सिफिकेशन करने जा रही है जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो ये खबर मेरे को ही पता है केवल, और ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है अवेलेबल, और मैं इसका अनफेयर एडवांटेज लेके स्टॉक मार्केट में उसके शेयर में पैसा लगा देता हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। मीन्स पब्लिक को कोई भी इन्फॉर्मेशन जब तक डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, मर्जर के बारे में, या किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, और कोई इंसान उसका फ़ायदा उठा लेता है, वो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, मेजर प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज उसके स्टॉक प्राइस से। इनसाइडर रहते हैं पीपल दैट विद एक्सेस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन ड्यू टू देयर पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी, या तो वो कंपनी में ऐसी पोजीशन पे हो या फिर उनकी रिलेशनशिप हो कंपनी के साथ में बहुत अच्छी। ठीक है, और वो ट्रेडिंग करें, बाइंग सेलिंग और डीलिंग करें सिक्योरिटीज़ की बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो टाइप्स क्या है इसके इनसाइडर ट्रेडिंग के। ठीक है, लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हेन इनसाइडर ट्रेड शेयर्स बट डिस्क्लोज द ट्रेड टू रेगुलेटर्स एंड फॉलो रूल्स। ठीक है, ये प्री अप्रूव ट्रेडिंग रहती है, ये इसके कुछ प्लान रहते हैं एक लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये वैलिड रहेगी शायद, शायद नहीं, ये रहती है क्योंकि ये ना प्री अप्रूव्ड रहती है ट्रेडिंग प्लान, तो ये पहले से अप्रूव रहते हैं। और दूसरा रहता है इलीगल ट्रेडिंग, मीन्स जो कि वॉयलेट करता है लॉ को, पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं रहता उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन का, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ में आती है। दूसरी पहली वाली तो जो थी वो लीगल इंसाइडर ट्रेडिंग थी, जो मतलब रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से रहती है। अब देखते हैं इंसाइडर कौन होते हैं। इंसाइडर कोई भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, और कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का भी। ठीक है, एम्प्लॉय जिसके पास में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डेटा का एक्सेस है वो, या ऑडिटर, कंसल्टेंट और लॉयर जो कि कंपनी के साथ में वर्क कर रहे हैं वो। सेकेंडरी इंसाइडर हो जाते हैं उसके रिलेटिव, फ्रेंड या एसोसिएट जो कि प्राइमरी इंसाइडर हैं, वो रिसीव टिप। ठीक है, कंपनी में से जो टिप रिसीव करते हैं वो। एक्सटर्नल पार्टी हो जाएगी जैसे सप्लायर हु लर्न कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये हार्मफुल इसलिए क्योंकि इससे अनफेयर एडवांटेज मिल जाती है। जिसको प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता रहती है वो तो पैसा बना लेता है, लेकिन और जो जनरल पब्लिक रहती है उसका पैसा डूब जाता है इससे। मार्केट का डिस्ट्रस्ट हो जाता है, मतलब लोग भरोसा नहीं करते हैं फिर मार्केट पे कि ये आज किस तरह से स्टॉक मैनिपुलेशन हो सकता है इस वजह से। प्राइस डिस्टोरेशन। ठीक है, ट्रेड बेस्ड ऑन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैन मैनिपुलेट स्टॉक प्राइस एंड हार्मिंग मार्केट एफिशिएंसी। अब इसके रेगुलेशन क्या है सेबी के प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है, इसमें आगे यहाँ पे बताता हूँ क्या डेफिनेशन है इसकी इनसाइडर की। ये तो खैर मैंने आपको अभी बता दिया क्या डेफिनेशन थी इसकी। इसमें यूपीएसआई मीन्स ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऐसा डेटा जिसकी वजह से प्राइस मैनिपुलेट होने वाला होता है, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट रहे, डिविडेंड रहा, मर्जर रहा, एक्विजिशन रहा। ठीक है, ट्रेडिंग आ जाती है इसमें, बाइंग सेलिंग ऑफ जो भी शेयर्स की रहती है लिस्टेड कंपनीज की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूड टिपिंग आउट टू अदर्स बेस्ड ऑन द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स आप प्रोविजन है कि आप इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं आप अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, लेकिन जैसे कि इनसाइडर मस्ट नॉट कम्युनिकेट, इसमें दे रखा है कि इनसाइडर मस्ट नॉट कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड allow access to the UPSI to anyone except for legitimate बिजनेस पर्पस। ठीक है, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए मर्जर के साथ में, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर किसी को पता है तो। कंप्लाई करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट को कंपनीज की। ठीक है, कंप्लाइंस विद द कंपनीज रिक्वायरमेंट।
ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट जो भी रहता है कंपनी को, वो प्रिवेंट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, ठीक है। एप्लीकेबल रहता है डायरेक्टर, एम्प्लॉय और कनेक्टेड पर्सन के साथ में। कंप्लायंस ऑफिसर रहता है, जैसे कि वो सीनियर एम्प्लॉई है, वो ओवरसी करता है और इम्प्लीमेंट करता है इन रिपोर्ट्स को और वायलेशन को सेबी की, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान क्या रहते हैं, क्या क्या ट्रेडिंग प्लान रहते हैं, जैसे कि कोई प्री अप्रूवल ट्रेडिंग प्लान है फॉर लीगल ट्रेडिंग के लिए, जो कि सबमिट करना पड़ता है 6 महीने पहले एडवांस में कंप्लायंस ऑफिसर के साथ में। ट्रेडिंग इज परमिटेड ओनली बाय द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ट्रेडिंग विंडो रेस्ट्रिक्शन। ट्रेडिंग विंडो पे भी रेस्ट्रिक्शन रहता है, लाइक ट्रेडिंग विंडो खाली 48 घंटे बाद ही खुलेगी अनपब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोज होने के बाद में पब्लिक डोमेन में, ठीक है। उसके बाद में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगी कि मैनेजर पर्सनल मस्ट डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग को उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, जब उनका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूड डिस्क्लोजर, इनसाइडर्स मस्ट रिपोर्ट ट्रेड एक्सीडिंग 10 लाख इन वैल्यू विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द कंपनी। अगर कोई पर्सन जो है कंपनी का ही, वो 10 लाख से ऊपर की वैल्यू के अगर कोई भी शेयर वगैरह परचेज करता है, ट्रेड करता है, तो उसे ना कंपनी को 2 वर्किंग डे में बताना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि इसमें रिकॉर्ड्स को बाद में भी एक्सेस करा जा सके, लास्ट में बाद में कभी भी। इसके लिए पेनल्टीज़ हैं, ठीक है। सिविल पेनल्टीज़ हैं, लाइक 5 लाख से लेकर 25 करोड़ तक की, और 3 टाइम ऑफ द लीगल प्रॉफिट, ठीक है। जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया, इलीगल प्रॉफिट बनाया, उसका 3 गुना, ठीक है। उसके बाद में क्रिमिनल पेनल्टीज़ भी हैं, लाइक 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है 7 करोड़ तक का, अगर आपने विलफुल तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, और नहीं भी करी है फिर भी। उसके बाद में आता है विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म, लाइक अगर कोई बंदा कंपनी मस्ट एस्टेब्लिश, इसीलिए ना कंपनी को क्या विसिल ब्लोअर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है कंपनी में, ताकि अगर किसी को पता हो कि ये इंसान ऐसा काम करने वाला है, तो वो उसको रोक सके या फिर हाँ उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, ठीक है। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेट करता है, एजुकेशन होता है, मतलब से भी कंडक्ट करती है हियरिंग को, इश्यूज़ को, और शोकेस नोटिस भेजती है, इम्पोज करती है पेनल्टीज़ को। वायलेटर्स अपील कर सकता है ऐसे टीम में, ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आता है विसिल ब्लोइंग। विसिल ब्लोइंग बेसिकली क्या रहता है, ये एक्ट रहता है इंडिविजुअल के द्वारा, जो कि मेनली रेफर रहता है एम्प्लॉयज़ के लिए, डायरेक्टर के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, जो कि रिपोर्ट करता है इलीगल और अनएथिकल बिहेवियर को। कंपनी के अंदर अगर कोई इलीगल अनएथिकल बिहेवियर चल रहा है, उसको अगर जो भी रिपोर्ट करता है, वो एक विसिल ब्लोअर रहता है, ठीक है। ये किस किस तरह से कर सकता है, इंटरनल अथॉरिटीज़ को भी कर सकता है और एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ को भी कर सकता है। इसका गोल केवल ये रहता है कि एक्सपोज कर दे रॉन्ग डूइंग को और प्रिवेंट कर दे हार्म ऑर्गेनाइजेशन को या उसके स्टेक होल्डर्स को। उसे रॉन्ग डूइंग में आ जाएगा कोई भी फ्रॉड, करप्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी वॉयलेशन हो रहा होगा, तो उसके लिए अगर वो बताता है तो। विसिल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, इनसाइडर जो कि इनसाइड नॉलेज हो उसकी, सच एज एम्प्लॉय हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर, ऑडिटर, शेयर होल्डर, और हु रिपोर्ट्स द इशूज, और कोई भी ऐसा इंसान जो रिपोर्ट करेगा इशू को, वो बाहर का भी जनरल पब्लिक का भी कोई इंसान होगा और उसे पता होगी मिस डूइंग चल रही है इस कंपनी में, और वो भी रिपोर्ट करेगा, वो भी विसिल ब्लोअर ही है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रिवेंट करता है फाइनेंशियल लॉस को, रेपुटेशनल डैमेज को, प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉय को और सभी स्टेक होल्डर को अनएथिकल प्रैक्टिस से, स्ट्रेंथन करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवाने के लिए, ठीक है। अब कितने तरह के होते हैं ये विसिल ब्लोअर, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। उसके बाद में आ जाता है एनोनिमस और नेम्ड विसिल ब्लोअर। तो बेसिकली अब मैं बता देता हूँ आपको इंटरनल कौन होगा। जो भी अगर कोई भी बंदा कंपनी से रिलेटेड होगा, कंपनी में एम्प्लॉय होगा, चाहे सीनियर पे हो, सीनियर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, किसी पे भी होगा, तो वो हमारा इंटरनल विसिल ब्लोअर हो जाएगा। प्रेफर्ड इट अलाउ द कंपनी टू एड्रेस द इशू प्राइवेटली एंड प्रॉम्प्टली, मीन्स वो मीडिया में नहीं जाएगा, वो केवल कंपनी के पास में जाएगा, ताकि कंपनी उसे पहले ही, मीडिया में आने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर ले और प्राइवेटली उसे सॉल्व कर ले उसे, ठीक है। एक्सटर्नल कौन होगा, मतलब कोई भी इंसान जो कि सीधे चला जाता है रेगुलेटर्स के पास में, लाइक सेबी और आरबीआई या गवर्नमेंट एजेंसी के पास में या मीडिया के पास में, वैन इंटरनल चैनल फेल और कंप्रोमाइज, अगर इंटरनेट चैनल फेल हो जाते हैं या फिर वो खुद सब मिले रहते हैं, तो इसलिए अगर कोई इंसान विसिल ब्लोइंग करना चाहता है, तो वो बाहर चला जाता है मीडिया के पास में और उसको पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन को ले आता है, ठीक है। जिसकी वजह से रेपुटेशनल डैमेज रहता है, रिस्क रहता है पब्लिक बैकलैश का, ठीक है। और कभी कभार विसिल ब्लोअर का रिटालिएशन भी होता है। एनोनिमस मीन्स अगर कोई इंसान अपना नेम को छुपाए बिना विसिल ब्लोइंग करता है, लाइक उसे जॉब लॉस का डर हो या हैरेसमेंट का डर हो, इस वजह से
तो वो एनोनिमस होता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, और बहुत ज़्यादा हॉटलाइन को फॉर्मुलेट कर देती है और ऑनलाइन पोर्टल जिस पे वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रख के भी विसिल ब्लोइंग कर सकता है। नेम विसिल ब्लो, लाइक कोई इंसान ओपनली रिपोर्ट कर रहा है कि ये ऐसा रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ्टन टू लैंड आफ्टर टू लैंड द क्रेडिबिलिटी और द डिमांड एक्शन, ठीक है। ये रिक्वायर करता है करेज ड्यू टू पोटेंशियल बैकलैश। आपका बैकलैश हो सकता है क्योंकि वो शायद हो सकता है आपका ही कलीग हो जो काम कर रहा हो ऐसा अनएथिकल, ठीक है। इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं काफ़ी। इसके मैं बता देता हूँ क्या-क्या फ़ीचर हैं। ये रिपोर्टिंग चैनल्स बनाता है, ठीक है। मल्टीपल रिपोर्टिंग चैनल लाइक टोल फ्री हॉटलाइन, ईमेल पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल्स, डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्लायंस ऑफिसर और ऑडिट कमिटी, उनके पास जा सकते हैं। अलाउ एनोनिमस और रिपोर्ट ऑप्शन, मतलब आप नेम देकर भी अपना रिपोर्टिंग कर सकते हो और बिना नेम के भी। सेफ गार्ड करता है कि अगर कोई विसिल ब्लोइंग करता है तो उसकी जॉब नहीं जाएगी, उससे कोई भी डिमोशन नहीं होगा उसका, ठीक है। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। अगर कोई बंदा चाहता है वो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहती है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन होती है पूरे प्रोसेस में ताकि पता चले कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन रहती है ऑडिट कमिटीज़ के द्वारा, एथिक टीम्स के द्वारा या एक्सटर्नल एजेंसी की। और जो भी फीडबैक होता है वो विसिल ब्लोअर को बाद में बता दिया जाता है। अवेयरनेस फैलाई जाती है, एजुकेट कराया जाता है एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर को पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। वर्कशॉप के थ्रू और मैनुअल्स। प्रमोट कल्चर ऑफ एथिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लेंट, और ताकि इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी आ सके, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि रेगुलेशन क्या है कंपनीज एक्ट। लिस्टेड कंपनीज के लिए रहता है जैसे सर्टेनली लार्ज फर्म जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, या 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है, 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्हें उन्हें विजिल मैकेनिज़्म को एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। ये मैकेनिज़्म क्या करता है, ये मैकेनिज़्म अलाउ करता है डायरेक्टर को और एम्प्लॉय को टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न। अगर कोई भी उनका जेन्युइन कंसर्न है किसी अनएथिकल प्रैक्टिस या फ्रॉड या वायलेशन के लिए, तो वो उसे रिपोर्ट कर सकें। रोल क्या रहता है इसमें ऑडिट कमेटी का, और ऑडिट कमेटी जो है ओवरसीज करती है इस विजिल मैकेनिज्म को ताकि वो एक्सेस कर सके, डायरेक्ट एक्सेस फॉर विसिल ब्लोअर, मतलब इंश्योर कर सके कि विसिल ब्लोअर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटेक्शन देती है, सेफ गार्ड करती है विसिल ब्लोअर को फ्रॉम विक्टिमाइजेशन, मीन्स उसका कोई रिटालिएशन ना हो, अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो उसके साथ में। और ये उसकी एनोनिमिटी को बनाए के रखती है, जैसे कि एनोनिमस अगर कोई चाहता कि मैं अपना नेम रिवील नहीं करना चाहता भाई, ये ज़्यादातर सेम है। ऐसे ही हमारा ये सेबी की कुछ रेगुलेशन है विजिल मैकेनिज्म को लेके, ठीक है, जो सेम है ये वैसे। एथिकल रिपोर्टिंग, अनएथिकल अनएथिकल रिपोर्टिंग या अनएथिकल बिहेवियर या फ्रॉड जैसी रेगुलेटरी उनको मस्ट उनको ना सभी को एक कंपनीज को अपना विजिल मैकेनिज्म या विजिल ब्लोअर पॉलिसीज़ को फॉर्म करना होता है। बेसिकली ये पूरा सेम है विजिल ब्लोअर पॉलिसी के साथ में। तो हम इससे आगे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें विसिल ब्लोअर एक्ट भी बनाया हुआ, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जो सेफगार्ड करता है विसिल ब्लोअर को। इसके कुछ हैं, इसमें भी कुछ पेनल्टीज़ दे रखी हैं अगर कोई विसिल ब्लोइंग करता है। मतलब अगर कोई इसमें कंपनी फेल हो जाती है अपने में, मतलब अगर कोई मैकेनिज्म जैसे विजिल मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने में, तो कंपनियों पे भी फाइन लगता है, 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है 3 साल तक की, और फाइन हो सकता है 5 साल तक का। मीन्स स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है इसके लिए, ठीक है। नॉन कंप्लायंस के लिए हो जाएगा नो पॉलिसी और रिटालिएशन लीड टू फाइन, फाइन लग सकता है। ट्रेडिंग सस्पेंशन हो सकती है, मीन्स और डीलिस्टिंग हो सकती है कंपनी की। कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है और उसका विसिल ब्लोअर कैन लीड टू द फाइन, मतलब 5 लाख से लेकर 25 करोड़ तक का फाइन लग सकता है अगर कोई भी वायलेशन होती है रिपोर्टेड बाय विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर के द्वारा अगर कोई बताता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए, और यह 7 साल तक की इम्प्रिजन भी हो सकती है। सो हम आ जाते हैं आगे, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। ये क्या रहता है, जो शेयर होल्डर रहते हैं इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, वो एक्टिवली पुश करते हैं अपने चेंजेस को कंपनीज के मैनेजमेंट पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को, ताकि वो एनहांस कर सकें कंपनी की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस और ईसीजी, ईएसजी बेसिकली मींस एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स को। ये रहता है बूस्ट करने के लिए शेयर होल्डर की वैल्यू को, और इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को। जैसे कि टाटा सन्स में था, साइरस मिस्त्री ने चैलेंज कर दिया था अपने ही बोर्ड को ताकि कि वो अपना डिसीजन को चेंज करें और बेटर डिसीजन लें, ठीक है।
इसमें होता है एंगेजमेंट रहती है, मीटिंग्स वगैरह होती हैं इनकी, लेटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें वोटिंग राइट्स रहते हैं इनके, यूज्ड एजीएम पे, एनुअल जनरल मीटिंग पे या ईजीएम पे ये कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग का रहता है, अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी जगह पे कोई प्रॉक्सी वोट को, है ना। रिजोल्यूशन प्रोवाइड वो करते हैं, रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं, प्रपोजल होते हैं वो पॉलिसीज़ के लिए। पब्लिक कैंपेन चलाए जाते हैं, मीडिया का प्रेशर रहता है, पार्टिसिपेंट रहते हैं इसमें रियल इन्वेस्टर, फंड्स, एनजीओ, ठीक है। इसका फोकस रहता है फाइनेंशियल डिविडेंड, गवर्नेंस और बोर्ड इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना। इसके प्रोज क्या है, मतलब क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। बेटर गवर्नेंस होती है इसके थ्रू, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है, हायर वैल्यू रहती है, प्रॉफिट को बूस्ट करता है, डिविडेंड को भी बढ़ाता है। अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है, चेक करता रहता है मैनेजमेंट को, ठीक है। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद माइनॉरिटी की वॉइस को एम्पावर करता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स को, ताकि उनके लिए कोई भी ऐसा ना हो उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन लिया जाए, या मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के ही ज़्यादा फ़ायदे के लिए उन्हें प्रायोरिटाइज करा जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है। कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको मैनेजमेंट के बीच में, कॉस्टली प्रोसेस है बेसिकली। और सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब सम प्रायोरिटाइज देयर ओन गेन, लाइक हैज फंड अगर, और उसके बीच में एक केस हुआ था इसमें आ जाता है। अब इसके बाद में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है बेसिकली, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पूल करती है लार्ज फंड को और इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। और ये कंपनी क्या करते हैं, लिवरेज करती है अपनी फाइनेंशियल पावर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कॉर्पोरेट डिसीजन और गवर्नेंस को, मतलब वो अपनी कंपनीज में कॉर्पोरेट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये मैक्सिमाइज करते हैं अपने रिटर्न्स को अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। और वाइल प्रमोटिंग एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करते हुए। टाइप क्या क्या हो सकते हैं इसके, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओवरसीज एंटिटीज लाइक हेज फंड विया ब्लैक रॉक, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इसके टाइप हैं। ये सभी टाइप हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के। उसके बाद में इसका रोल क्या है इंडिया में, ओनरशिप को इन्फ्लुएंस करता है, होल्ड करता है लार्ज स्टेक्स को इन लिस्टेड कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, और प्रॉक्सी वोटिंग को, शेयर होल्डर की वैल्यू को डिमांड करता है, स्ट्रेटजीज की फॉर हायर प्रॉफिट, डिविडेंड और स्टॉक प्राइस को, ईएसजी की एडवोकेसी को पुश करता है इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस गोल्स के लिए। मार्केट स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ताकि क्योंकि लिक्विडेशन हो जाती है और स्टेबिलिटी हो जाती है स्टॉक प्राइस में थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। एक्टिविज्म रहता है, मतलब एंगेज रहता है डायलॉग्स में, फाइल रिजोल्यूशन में और कैंपेन्स में, ठीक है। उसके बाद में आता है सेबी स्टीवर्डशिप कोड। बेसिकली ये क्या होता है, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है कि सेबी स्टीवर्डशिप कोड जो रहता है, जो ये मैंडेट कराता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो एक्ट करें एकदम रेस्पॉन्सिबल स्टीवर्ड की तरह ऑफ इन्वेस्टीज कंपनीज के लिए, जो उनमें इन्वेस्ट करेंगे, एनहेंस करेंगे गवर्नेंस को और अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। फॉर्मुलेट ए स्टीवर्डशिप पॉलिसी ऑन मॉनिटरिंग द वोटिंग राइट, मॉनिटरिंग वोटिंग एंड एंगेजमेंट द डिस्क्लोजर पॉलिसी, लाइक एलआईसी ने पब्लिश कर दी थी अपनी वोटिंग पॉलिसी ऑनलाइन, ठीक है। मॉनिटर करते हैं कंपनीज को, उनके एक्टिव एंगेजमेंट को, क्या क्या उसमें मीटिंग्स हो रही हैं, क्या क्या डायलॉग एक्सचेंज हो रहा है, वोटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को, एजीएम में वोटिंग राइट्स को अपने एक्सरसाइज कर पाते हैं, ईजीएम्स में कर पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अवॉइड करती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स और एनुअल रिपोर्टिंग करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्लास एक्शन सूट। बेसिकली ये क्या रहता है, क्लास एक्शन सूट्स एम्पावर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर लाइक शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर और कलेक्टिवली सू द कंपनी। मीन्स बहुत सारे लोग जैसे कि शेयर होल्डर रहे, कस्टमर्स रहे, वो एक साथ आ जाते हैं एक ग्रुप में और कंपनी को सू करते हैं, एक साथ सू करते हैं उसकी रॉन्ग डूइंग के लिए, और इंश्योर करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। दी सूट्स आर रेगुलेटेड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बेसिकली इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई दी। इसका पर्पज रहता है ताकि ये कंपनसेशन को सीख कर पाएँ, एनफोर्स कर पाएँ अकाउंटेबिलिटी को, और डेटर कॉर्पोरेट रॉन्ग्स, अगर कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है उसको रोक पाएँ। इसके फीचर क्या रहते हैं, ये ग्रुप रिप्रेजेंटेशन होती है। मीन्स एक से ज़्यादा अगर बहुत सारे प्लेंटिफ रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कस्टमर्स को नुकसान हुआ है किसी कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से, तो वो सब कस्टमर मिलके केस करते हैं एक ग्रुप बना के, तो उनके ब्याह पे एक लार्जर ग्रुप बन जाता है, उसमें एक क्लास में से कोई इंसान केस करता है और उन सबको रिप्रेजेंट करता है। कॉमन ग्रीवियंस रहते हैं सभी के।
कोर्ट सर्टिफिकेशन होता है, कोर्ट में अप्रूव करना होता है। ये सूट क्लास एक्शन सूट है, क्योंकि इसमें लार्ज कॉमन पीपल हैं या कॉमन इश्यूज हैं, ठीक है, और लार्ज ग्रुप है। बाइंडिंग आउटकम रहता है, अगर कोर्ट कोई भी डिसीजन देगी, कोर्ट डिसीजन अप्लाई टू ऑल क्लास मेंबर अनलेस दे ऑप्ट आउट। मतलब जितने भी प्लेंटिफ हैं उन सबके लिए जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का वो मान्य रहेगा, अगर वो जब तक प्लेंटिफ उसमें से ऑप्ट आउट नहीं कर लेता, मतलब निकल नहीं जाता। कॉस्ट शेयरिंग रहेगी, जो भी लीगल कॉस्ट आएगी वो उस ग्रुप में बट जाती है, ठीक है, ताकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए। चैलेंजेस रहते हैं बहुत सारे इसमें। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उसमें ना कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाई कॉस्ट आती है लीगल फीस की, और डिलेज होता है स्टेन रिसोर्सेज में डिस्पाइट कॉस्ट शेयरिंग के बाद भी। लो अवेयरनेस होती है, बहुत से इंडियंस को पता ही नहीं रहता इन्वेस्टर को क्लास एक्शन सूट उनके राइट्स के बारे में। प्रूफ बर्डन रहता है, प्रूविंग कंपनीज फॉल्ट, ठीक है, उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होते हैं, जो कि हार्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुश्किल रहता है गैदर करना। प्रोज हैं, एक्सेस टू द जस्टिस, जस्टिस मिल पाती है ना स्मॉल इन्वेस्टर्स को, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, डेटरेंस भी है, डिस्करेज द कॉर्पोरेट मिसकंडक्टर बाय होल्डिंग द फर्म्स अकाउंटेबल, अकाउंटेबल ठहराता है फर्म्स को, ठीक है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। उसके बाद में कंपनसेशन, इसमें कंपनसेशन मिलती है जो जो प्लेंटिफ रहते हैं उन्हें। टाइम कंज्यूमिंग है एक तो बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि केस चलते हैं बहुत, ईयर ऑन ईयर चलते रहते हैं। लो रिकवरी होती है इसमें, कंपनसेशन बहुत ज़्यादा कम मिलता है, ठीक है, अगर हम लीगल फीस को हटाते हैं उसके बाद में। फ्री राइडर इशू आ जाते हैं, लेकिन जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि हमें भी दिक्कत हुई है उससे कंपनी के प्रोडक्ट से, जबकि उन्हें कुछ नहीं हुआ होता। मैनेजमेंट में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, लॉसूट कैन डाइवर्ट फोकस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है रेगुलेशन क्या है इसकी। कंपनीज एक्ट में इसकी रेगुलेशन दी हुई है, जैसे कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी के उसमें, कोर्ट में, मतलब ये एक ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल। आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 100 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और डिपॉजिटर, और टोटल 10% ऑफ द मेंबर्स फॉर द लिस्टेड कंपनी, और जितने भी हो टोटल 10% जो रहते हैं टोटल मेंबर्स होने चाहिए लिस्टेड कंपनी के। इसके बाद सेबी का रोल है इसमें, एलओडीआर एक्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है इसको ट्रांसपेरेंसी को मैंडेट करने के लिए और मिसकंडक्ट को रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं सीएसआर पे। सीएसआर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये कंपनी का वॉलंटरी एक्शन रहता है और मैंडेटरी एफर्ट रहते हैं, ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग, इंटीग्रेटिंग द एथिकल प्रैक्टिसेस इनटू ऑपरेशन। की एस्पेक्ट क्या है, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन और एथिकल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बैलेंस करते हैं प्रॉफिट मोटिव्स को विद सोसाइटल गुड्स को, कि प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है उनका, उसके साथ साथ उनका सोसाइटी को अच्छा बनाना भी उनका गुड है, जिसकी वजह से उनकी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है। उसके बाद में रिलेशनशिप क्या है इसकी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, रिलेशनशिप क्या है इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ठीक है। इसमें क्या आता है, ये शेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है, जैसे बोथ एम टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने का मेन एम रहता है इनका। सीएसआर में गवर्नेंस एज ए फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर सीएसआर एक्टिविटीज आर जेन्युइन। मीन्स अगर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कंपनी ना फेक दिखा देती है चीज़ें कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही होती उस टाइम पे। तो इसके लिए है ना, कॉर्पोरेट को स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा तो वो जेन्युइन सीएसआर इनिशिएटिव जो रहेंगे उनको वेल मैनेज कर पाएगा और अलाइन कर पाएगा कंपनी के वैल्यू के साथ। सीएसआर एनएस गवर्नेंस, गवर्नेंस को एनहेंस कर देता है। स्टेक होल्डर का फोकस रहता है इस पर, ठीक है, फेयरनेस रहती है, क्योंकि स्टेक होल्डर के साथ में सीएसआर एक्सटेंड दिस बाय एड्रेसिंग सोसाइटल नीड्स, ठीक है। इसमें रेगुलेटरी लिंक है, जैसे कि एलओडीआर एक्ट के साथ में है और सीएसआर कंपनीज एक्ट के साथ में। सीएसआर की क्या क्या रेगुलेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेबल है कंपनीज की जिनकी 500 करोड़ या उससे ज़्यादा की नेटवर्थ है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है उतना है, या 5 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट है उतना है एक फाइनेंशियल ईयर। तो 2% मैंडेटरी कर देते हैं एवरेज नॉट प्रॉफिट को ओवर 3 ईयर्स के लिए सीएसआर एक्टिविटीज़ के लिए। ये मैंने आपको पहले बताया था वैसे ऊपर ही, ठीक है। इसमें पेनल्टीज़ क्या होती हैं, अगर नॉन कंप्लाइंस से 50,000 से लेकर 25 लाख तक का फाइन रहता है कंपनीज को, और ऑफिसर्स जो रहते हैं उनको 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 50,000 से 5 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा। अनस्पेंड सीएसआर फंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड फंड, लाइक पीएम केयर्स फंड में अगर अगर सीएसआर फंड आप खर्च नहीं कर रहे हैं किसी जगह पर, तो आपको पीएम केयर फंड में देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि पीएम केयर फंड में गवर्नमेंट का कोई भी स्पेसिफाइड फंड होगा उसमें देना पड़ता है।
इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ को अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, और गवर्नेंस और अलाइन करना पड़ेगा गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के साथ में। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम, ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ गांधी जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीएसआर। ठीक है। गांधी जी का क्या ट्रस्टीशिप मॉडल था? ठीक है। गांधी जी की एक वो थी फिलोसफी ट्रस्टीशिप मॉडल के लिए, कि जहाँ पे बिजनेस एक्ट कर रहा है ट्रस्टीज के लिए एज ए सोसाइटीज ऑफ वेल्थ। ठीक है। तो यूजिंग इट एथिकली फॉर द कॉमन गुड, मीन्स हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है, प्रॉफिट के साथ साथ बिजनेस को एक सोसाइटी के ट्रस्टी के रूप में देखना है। बिजनेस अपने सोसाइटी के लिए ट्रस्टी बन देगी और उनके लिए भी कुछ प्रोवाइड करेगी कॉमन गुड्स को, जैसे कि उनके लिए एजुकेशन, बच्चों के लिए जो कि पुअर बच्चे हैं, या ऑर्फनेज खुलवाएगी जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पैसा देगी, मतलब या कोई भी ऐसी स्कीम निकालेगी या कोई भी ऐसा अपना प्रोजेक्ट निकालेगी जिसके थ्रू सोसाइटीज़ के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है। कोर प्रिंसिपल क्या है इसका? वेल्थ एज ए ट्रस्ट, मीन्स बिजनेस ओनर्स होल्ड वेल्थ नॉट फॉर पर्सनल गेन बट एज ए ट्रस्टीज फॉर द सोसाइटी यूजिंग इट बेनिफिट फॉर। ठीक है। वॉलेंटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्विटी एंड नॉन वायलेंस है इसमें। ठीक है। प्रमोट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। सस्टेनेबिलिटी है, यूज रिसोर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सोसाइटल बेनिफिट। रेलेवेंस क्या है इसका सीएसआर के साथ में? एनकरेज करता कंपनीज को बियॉन्ड लीगल मैंडेट्स, इंटीग्रेटिंग एथिकल गिविंग इनटू देयर कोर वैल्यूज। ठीक है। उसके बाद में अलाइन करता है सीएसआर को फोकस करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, इन्वायरमेंटल केयर पे और स्टेक होल्डर वेलफेयर पे। एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट पे ओवर शॉर्ट टर्म। इसके कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे कि टाटा ग्रुप ने हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा खोला था, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल टाटा ट्रस्ट के नाम से है। ठीक है। फंडिंग करता है एजुकेशन को, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए 19 सेंचुरी में इसने बहुत ज़्यादा वर्क करा है गांधी जी के विजन को रिफ्लेक्ट करते हुए। ठीक है। इट्स सीएसआर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को ये ट्रस्टीशिप मॉडल के थ्रू वॉलेंट्री एड्रेस कर सकते हैं सोसाइटीज को, जैसे कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए। मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है इसकी? जैसे कि एनकरेजेस फर्म टू अडॉप्ट ईएसजी। ईएसजी जैसे कि मैंने बताया था, इन्वायरमेंट सोसाइटल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को इंश्योर करता है कि फेयरनेस हो उनके साथ में, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इम्पैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग वेयर प्रॉफिट्स फंड फॉर सोशल कॉजेज। ठीक है। इसके चैलेंजेस क्या हैं? बैलेंसिंग प्रॉफिट मोटिव्स विद वॉलेंट्री गिविंग। ठीक है। बैलेंस करना होता है प्रॉफिट मोटिव को वॉलेंट्री गिविंग के साथ साथ में। रेजिस्टेंस होता है प्रॉफिट ड्रिवन शेयर होल्डर का, लाइक कुछ शेयर होल्डर होते हैं केवल उन्हें पैसा ही चाहिए होता है, उन्हें सोसाइटी से मतलब नहीं रहता, तो उनके लिए उनसे रेजिस्टेंस मिलता है। और एंश्योर करता है जेन्युइन कमिटमेंट, नॉट जस्ट कंप्लायंस। ठीक है। एंश्योरिंग जेन्युइन कमिटमेंट मीन्स ये चैलेंज है ना, एंश्योर करना कि जेन्युइन कमिटमेंट, कि हम सोसाइटी का सही में भला चाहते हैं, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यहीं तक था इस वाले यूनिट में। तो यूनिट 2 मेरी साइड से कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, and if you want to access these notes you can join my telegram channel, its link is given in the description box. Thank you for watching my video.